नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। और खबर जिस तरीके से सुबह से आ रही है कि गलवान घाटी के अंदर चीनी सैनिकों ने गुस्ताखी की जुर्रत की और उसके बाद भारतीय सेना ने उनको करारा जवाब दिया, जिसके बाद पूरी तरीके से देश के अंदर खुशी की लहर थी। लेकिन कुछ लोग थे जिससे जो इस पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। इसको लेकर हम बताएंगे कौन लोग हैं, लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री ने एक बड़ी बैठक की जिसमें CDS विपिन रावत के अलावा तीन सेना के प्रमुख और विदेश मंत्री S जयशंकर भी शामिल थे। उसके बाद रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और 1 घंटे की इस मुलाकात में प्रधानमंत्री के साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई, जिसकी वजह से चीनी सेना के साथ तनाव उत्पन्न हुआ। और उस तनाव के दौरान भारतीय सेना की बटालियन के कमांडर कर्नल और उनके जो JCO थे उनके साथ साथ उनके जो एक जवान थे, 3 लोगों की बलिदान हो गया आज। और उस बलिदान के लेकर क्या कहानी आ रही, कैसे झड़प हुई, इसको भी हम आपको बताएंगे, जिसकी जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं है कि हुआ क्या था सीमाओं के ऊपर, LAC के ऊपर। साथ ही साथ उन लोगों के बाद जिस तरीके से चीन ने सब पहले ये कहा कि 5 उसके सैनिक मारे गए हैं, 11 घायल हैं। बाद में चीन को पता लगा कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो भारत इससे ज़्यादा खुश हो जाएगा। और इसी बात को फिर बाद में ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर ने ये कहने की कोशिश की कि हाँ ठीक है, हमारे भी सैनिक मरे हैं, लेकिन भारत इसको लेकर घमंड न दिखाए क्योंकि हम उससे डरते नहीं हैं। सीधे तौर पर यह सारा के सारा घटनाक्रम आज रात में हुआ था और जिसके दौरान चीनी सैनिक LAC के इस पार आ गए थे और भारतीय सैनिकों ने पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर बहुत ज़्यादा तनातनी हुई, झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई, घूंसे तक चले। और उसके बाद भारतीय जो बटालियन कमांडर थे, जो उस एरिया की जो टुकड़ी थी इन्फेंट्री की, उसके कमांडर थे, वो उन चीनी सैनिकों को समझाने गए। और उसके बाद चीनी सैनिकों ने कर्नल के ऊपर हमला कर दिया, JCO के ऊपर हमला कर दिया, जिसके लिए भारतीय सैनिकों को जैसे ही खबर लगी कि अब ये चीनी सैनिक अपनी जो हदें हैं उनको पार कर रहे हैं, उसके बाद भारतीय सैनिकों ने इन चीनियों को इनकी असलियत दिखा दी और मुक्कों से मार के, इनको मुक्कों और बूटों से मार के उनको सही सबक सिखाया गया। हालांकि इस दौरान जो हमारे कर्नल थे उनके बलिदान हुआ, उनके साथ साथ JCO का भी बलिदान हो गया और एक जवान का भी बलिदान हुआ। भारतीय सैनिक भी घायल हुए, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर करारा जवाब दिया। और ये पहला मौका था पिछले 40 सालों में, 1975 में ऐसी घटना हुई थी कि असम राइफल्स के 4 जवानों को चीनियों ने घात लगाकर मार दिया था। और उसके बाद ये कहा जाता था कि LAC के ऊपर कोई बहुत बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं। और इतना सब तनाव होने के बावजूद, 3-3 महीने, 2.5 महीने के तनाव के बावजूद जिस तरीके से भारतीय सैनिक संयम से काम लेते हैं और चीनी भी गोली चलाने से थोड़ा कतराते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल की खबर थी कि वहाँ गोली भी चली, लेकिन असलियत यही है कि वहाँ जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई और चीनियों ने जो जुर्रत की है उसका जवाब अब भारतीय सेना ने दे दिया। क्योंकि किसी भी बटालियन का जब कमांडिंग ऑफिसर CO के ऊपर हमला होता है तो वो पूरे के पूरे जवानों में एक जोश और गुस्सा आ जाता है। और उसी का जो मुजाहिरा था भारतीय सैनिकों ने किया और सीधे तौर पर चीनियों को दिखा दिया कि भारतीय सैनिकों के मुक्कों में कितना दम होता है। निश्चित तौर पर इसको लेकर अब चीन लीपापोती करता नजर आ रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी ये कहा है कि भारत ने ये एक तरफा कार्रवाई की है और 2 बार भारतीय सैनिक जो हैं वो LAC पार करके हमारी सीमाओं में घुसे, इसकी वजह से विवाद उत्पन्न हुआ। जबकि हकीकत ये थी कि चीनी सैनिक LAC के ऊपर दबाव बना रहे थे और बार बार इस तरीके की उकसाने की कार्रवाई कर रहे थे, जिसको कांग्रेस जैसी पार्टियां तो यहाँ तक कह रही थी कि चीनियों ने भारत का 40 से 60 किलोमीटर का हिस्सा दबा लिया है। जबकि हकीकत ये नहीं थी, भारतीय सेना स्पष्ट कर चुकी थी कि चीनियों का दबाव बढ़ा है, लेकिन LAC की सीमा के बाहर। तो सीधे तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में आज जिस तरीके से चीनी जो सरकारी समाचार पत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसकी एक तरीके से किरकिरी भी हुई। उसका एक जो बड़ा रिपोर्टर कहता है कि 5 सैनिक मारे गए, 11 घायल हुए और उसके बाद लीपापोती करने की कोशिश उसके सीनियर संपादक के द्वारा की जाती है और ये कहा जाता है कि भारत इससे घमंड में ना आए, चीनी किसी से डरते नहीं है, हमारी सेना किसी से डरती नहीं है। अगर भारत इस तरीके की उकसावे की कार्रवाई करेगा तो हम उसको जवाब देंगे। वही दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है कि भारत ने ये एक तरफा कार्रवाई की है, ये सीधे तौर पर अतिक्रमण है, सीधे तौर पर आक्रामकता है और उसको भारत के ही लोग मानने को राजी नहीं है। अब आप इससे बड़ी क्या
विडंबना समझ सकते हैं। दुश्मन देश जो खुद को बड़ा ताकतवर दिखा रहा है वो मान रहा है कि उसकी कैजुअलिटी हुई है, भारतीय सैनिकों ने उसके सैनिकों को मारा है, घायल भी किया है। चीन के कहने के बावजूद अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं तो उनमें आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस जैसे लोग हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी जैसे लोग ही हो सकते हैं। और अखिलेश यादव ने भी यहाँ तक कह दिया है कि सरकार को अब पूरे देश को इस मामले पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का अधीर रंजन, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, अधीर रंजन ने भी ये कहा है कि भारतीय सैनिकों के बलिदान का बदला लेना चाहिए भारत सरकार को। यानी कि अधीर रंजन को ये तो पता है कि भारत के एक कर्नल जेसीओ और एक जवान की मौत हो चुकी है इस झड़प में, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं, जिसकी पुष्टि चीन कर रहा है। और अगर चीन का सरकारी मीडिया ये मानता है कि 5 मारे गए हैं और 11 घायल हैं, तो इससे ज़्यादा मरे होंगे, इससे ज़्यादा घायल हुए होंगे। निश्चित तौर पर इस चीज़ को आज अधीर रंजन नहीं पढ़ना चाहता है, कांग्रेस नहीं पढ़ना चाहती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि जो सैनिक बलिदान हुए हैं उनके लिए हम नमन करते हैं, लेकिन लाल आंख की जो रणनीति है उसको भी अब देखने की जरूरत है। और ये लाल आंख वाला क्या कर रहा है, सीधे तौर पर इस तरीके की बातें अगर कोई पार्टी ऐसे समय में करती है तो बहुत ज़्यादा निंदनीय है, उन्हें समझ लेना चाहिए। वो लिख रहे हैं कि लाल आंख का छलावा करने वालों को देश माफ़ नहीं करेगा। इस तरीके की चीज़ें ये लोग कह रहे हैं। तमाम बड़े बड़े चैनल इस बात को बार बार दिखा रहे हैं कि ग्लोबल टाइम्स खुद मान चुका है, चीन खुद मान चुका है, उसके बावजूद अगर ये देश को फिर भी यही संदेश देना चाहते हैं कि चीनियों ने हमारे जो योद्धा हैं उनको तो बलिदान कर दिया है, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। ये सच्चाई पर इतना बड़ा पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये इस बात को स्वीकारेंगे कि भारतीय सेना ने भी चीन को नुकसान पहुंचाया है, तो ये सीधे मायने में उनकी नज़र से प्रधानमंत्री की बड़ाई होगी, प्रधानमंत्री की प्रशंसा होगी, जो कि वो किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं। निश्चित तौर पर इस तरीके की बातें करके आज ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस को देश के हिस्से, सेना के सम्मान से और राष्ट्र के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। उसे केवल और केवल राजनीति करनी है, और राजनीति के लिए वो इतना गिर सकते हैं कि इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो केंद्रीय स्तर पर जो बातें हो रही हैं, हमने आपको बताया कि सुबह 7:30 बजे से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक चल रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तीनों सेनाओं के प्रमुख की, विदेश मंत्री की, उसके अलावा CDS भी उसमें शामिल थे। और इसी वजह से आज भारतीय सेना के प्रमुख जो है मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने अपना दौरा, पठानकोट का दौरा आज रद्द कर दिया और वो दिल्ली में बने हुए हैं, क्योंकि आगे की जो रणनीति है, आगे की जो प्रक्रिया है, उसमें उनका शामिल होना भी जरूरी है। तो सीधे तौर पर अब ये जो बात कही जा रही है कि 75 सालों में ऐसा हुआ और चीन ये कह रहा है कि भारत ने पहल की, तो आप समझ लीजिए कि चीन को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। चीन ये मानकर चल रहा था कि 1975 के बाद से भारत ने कभी भी चीन की किसी हरकत का बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ जवाब नहीं दिया। पिछले 6 सालों में ज़रूर, जैसा कि डोकलाम में हुआ था, और भारत पीछे नहीं हटा, चीन को मजबूर किया कि वो अपने जो अतिक्रमण है उसको वापस ले, अपनी जो सेनाएं उसने आगे कर रखी थी उनको वापस ले, और ऐसा हुआ भी। तो अब चीन को यह भी पता चल गया है कि भारत की सेना किसी भी हालत में चीन के एक भी थप्पड़ का जवाब मुक्के से दे सकती है, गोली का जवाब गोले से दे सकती है। और अब जो पूरी के पूरी डिविजन्स वहाँ तैनात हैं LAC के ऊपर, उन सभी को अलर्ट कर दिया गया है। पूरा माउंटेन स्ट्राइकिंग कोर को भी बता दिया गया है, तमाम ऑफिसर्स को ये बोल दिया गया है। साथ ही साथ जो CDS जिस उद्देश्य से बनाया गया था कि जिसमें तीनों सेनाएं मिलकर पूरा का पूरा एक बार प्लान बनाती है, स्ट्रेटजी बनाती है, उसको लेकर भी बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री की बैठक हो चुकी है, और उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ होनी थी, उसमें भी रक्षा मंत्री शामिल हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा सीरियस तौर पर इसको देखा जा रहा है। और स्पष्ट तौर पर अगर चीन मान रहा है कि उसके सैनिकों की मौत हुई है, उसको सैनिक घायल हुए हैं, तो आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से गिनती नहीं बताई गई है। और भारतीय सेना गिनती इसलिए भी नहीं बता रही है कि चीन अपनी तरफ से जब बताएगा
वही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भारतीय सेना कहेगी तो यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो अंदर खाने चीन के इस अतिक्रमण को भी अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। और वो जो एक तरफ तो वो दुख व्यक्त कर रहे हैं भारतीय सैनिकों की, भारतीय योद्धाओं की जो बलिदान हुआ है उसको लेकर, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से हंसते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके कटाक्ष ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि वो सरकार को घेरने का उन्हें मौका मिल रहा है। लेकिन ये सरकार की ही ताकत है कि 1975 में जब भारत के असम राइफल्स के 4 जवानों को मार दिया था चीनियों ने घात लगाकर, तब उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और इंदिरा गांधी ने उस समय कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया था। उससे पहले इंदिरा का बाप भारत का प्रधानमंत्री था जवाहरलाल, और उसके रहते हुए भारतीय सेना को चीन की सेना से हारना पड़ा था, क्योंकि भारतीय सेना के पास न तो बहुत ज़्यादा अच्छे हथियार थे और यहाँ तक भी देखा गया था कि भारतीय सैनिक नंगे पैर भी LAC के ऊपर लड़ते हुए नजर आए थे, जिसका नतीजा था कि अक्साई चीन को चीन कब्जाने में कामयाब हो गया था। लेकिन आज का भारत वो भारत नहीं है। आज भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी संख्या वाली सेना है। भारत की माउंटेन स्ट्राइकिंग कोर को कोई भी दुनिया की सेना का मुकाबला नहीं कर सकती है। भारत की जो सरकार है वो भी बहुत मजबूत सरकार है और उसके साथ 130 करोड़ लोगों का सम्मान और स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। ये बात आज चीन को समझ में आ रही है। यही वजह है कि ग्लोबल टाइम्स, जो कभी अपनी सरकार की बुराई नहीं करता है, कभी अपने PLA पर सवाल नहीं उठाता है, आज ये मान रहा है कि हाँ, भारत के हाथों उसके सैनिक मौत के घाट उतारे भी गए हैं और घायल भी हुए हैं, जिनमें से और भी खबरें आएंगी। हो सकता है ये 5 का आंकड़ा आपको 10 तक पहुंचता हुआ नजर आए, क्योंकि इस बार चीन को सच स्वीकार करने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है तो वो किया है भारत ने। जय हिंद, जय भारत।